हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। वेलकम टू संडे क्लास ऑफ भारतीय न्याय संहिता। लेक्चर नंबर 31 के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल डिफेंस, जनरल एक्सेप्शन जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिया हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे थंबनेल के अंदर इंटॉक्सिकेशन, जो धारा 23 और 24 के अंदर भारतीय न्याय संहिता की दिया हुआ है उसको करने वाले हैं। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा एज अ डिफेंस किन किन सर्कमस्टांसेस में होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी हो कैसे होंगी, केस लॉ क्या है, क्या आप रियल सिनेरियो के साथ इन सारी चीजों को कैसे समझ सकते हैं, उनको आज हम इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं। और बेयर एक्ट की आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी की जाएगी कि एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर ने क्यों लिखा है। आप बहुत डिटेल में और बहुत प्यारे तरीके से इन दोनों प्रोविजंस को समझ पाएंगे। इंटॉक्सिकेशन एज अ जनरल डिफेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल भी पूछा है और सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं और ये इंटॉक्सिकेशन का जो डिफेंस है ना, आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लॉ स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, या आप जुडिशरी एग्जाम दे रहे हो, एपीओ एग्जाम दे रहे हो, या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको वहां पर भी बहुत काम आने वाली है। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। चले बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, हमारा जो अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स है और उसी तरीके के जो एपीओ वाले जो मास्टरी कोर्सेज हैं उन पर बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट्स चले हुए हैं। आप हमारी ऐप से, एंड्रॉयड ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर जरूर करिएगा। बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 आपकी स्क्रीन पर है। एक्ट ऑफ अ पर्सन incapable of judgment. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. जो सेक्शन 23 है, आप उसके मार्जिनल हेड नोट पर जैसे ही नजर डालते हैं, उसका मार्जिनल हेड नोट ही आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि आपको मैं ई नोट के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं इस वाले प्रोविजन को, तो वहां पे जस्ट 1 सेकेंड देखिएगा। जहां तक, 1 सेकेंड, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। जो पहले वाला था वहीं से पढ़ते हैं। हाँ, सेक्शन 23, एक्ट ऑफ अ पर्सन, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। उसकी इच्छा के विरुद्ध इंटॉक्सिकेशन हुआ है, दैट कैन बी द डिफेंस फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। दिस नीड्स you to look at. Intoxication caused against his will, और ऐसा इंटॉक्सिकेशन हुआ है जिसकी वजह से he is incapable of judgment. He is incapable of judgment. वो उस समय एक साउंड जजमेंट करने में असमर्थ हो गया है, because of the involuntary intoxication that is caused against his will. अब देखिए, कोई भी इंटॉक्सिकेशन या आप किसी को कोई भी सब्सटेंस जब दे रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट विल कब होगा? या तो जबरदस्ती दे रही है, या फिर उसको कुछ बोल के कुछ और दिया जा रहा है कि बेटा बेटा ले भाई, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला है, पी ले, और वो पता चलता है वो और कुछ है। ठीक है, या नॉर्मल सिगरेट पिलाई जाती है बोल के कि नॉर्मल सिगरेट ही तो है यार, तंबाकू ही तो है, क्या हो गया, मगर उसके अंदर कुछ और सब्सटेंस मिलाया हुआ है, तो वो आपका क्या होगा? इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। जहां पर आप एक्सप्रेसली झूठ भी बोल रहे हैं, या फिर आप जबरदस्ती करके, वो नहीं चाह रहा, उसको उसके इच्छा के विरुद्ध वो चीज दी जा रही है, दैट विल कम अंडर द एक्सप्रेशन इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल।
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब देखिए, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के समय पर रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, जब वो क्राइम कर रहा था या पर्टिकुलर एक्ट कर रहा था, उसी तरह इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस के अंदर भी वही चीज है कि आपको रेलिवेंट स्टेट कब देखनी है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, व्हेन द पर्सन कंसर्न्ड इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, उस समय पर आपको देखना है। बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किस वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, नशा किया हुआ है। अब उस नशे की वजह से कैसी हालत है, इनकैपेबल हो गया है, मतलब इनकैपेबल, कैपेसिटी ही नहीं रही है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ये जानने में असमर्थ हो गया है कि वो जो कर रहा है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। जैसे आपने देखा होगा जनरली जो लोग बहुत सारा नशा कर लेते हैं, आपने वो फिर नालियों में लुढ़कते हुए घूमते हैं। वो नालियों में अगर कोई सेन पर्सन थोड़ी ना लुढ़केगा, उसका इंटॉक्सिकेशन का लेवल, चाहे वो वॉलंटरी नेचर का है, वो इस लेवल का हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसको तो लगता है कि वो तो अमृत के समुंदर में गोते लगा रहा है, मगर वो क्या है, वहीं सुअर लेटे हुए हैं, वहीं वो नालियों में लुढ़की मार रहा है। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड the nature of the act what he is doing, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing, और जो वो भी कर रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी कॉमा है, कॉमा, और that he is doing is what is either wrong, और फिर यहां पर फिर से कॉमा है। आपने अनसाउंडनेस वाले के अंदर यहां पर कॉमा नहीं था, मगर इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखिएगा, इस रॉन्ग और कंट्री टू लॉ के अंदर बीच में कॉमा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस और विल बी ऑलवेज इंटरप्रेटेड एज और ओनली। नॉट एज एंड एज इन केस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूं बेटा, और ये पॉइंट आपके इंटरव्यू में, मेंस के आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। यहां पर देखिए, आइदर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ के बीच में और से पहले कॉमा है, जबकि अनसाउंडनेस वाले प्रोविजन के अंदर कॉमा नहीं था और उस और को एंड की तरह इंटरप्रेट किया जा रहा था, मगर यहां पर रॉन्ग के बाद कॉमा है और कंट्री टू लॉ, मतलब यहां पर और को आप और की तरह ही इंटरप्रेट करेंगे। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में एंड के पीछे कुछ और लॉजिक था, यहां पर यह कि लेजिस्लेचर ने भी बिल्कुल उसको अलग कर दिया। या तो आप ये प्रूव कर दो कि जब वो पर्टिकुलर क्राइम कर रहा है, पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है नशे में, या तो ये प्रूव कर दो कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, या फिर ये प्रूव कर दो कि वटेवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग, या तो वो रॉन्ग है या फिर कानून के विरुद्ध है और अगेंस्ट दी और कंट्री टू दी लॉ है। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, जिसकी वजह से उसको नशा हुआ है, वो कैसे हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will, without his knowledge, उसके खाने के सामान में कुछ मिला दिया जिससे उसको नशा हो जाए, खाने पीने के सामान में कुछ मिला दिया, या चुपके से उसको बोल दिया कि तुझे मेडिसिन दे रहे हैं और नशे का इंजेक्शन लगा दिया, और अगेंस्ट द विल जबरदस्ती करके ले पूरी दारू की बोतल मुंह में उड़ेल दी, ठीक है, या सिर पे बंदूक रख के ले भाई, ले चरस सूंघ ले, तू ये चाट ले, उसकी वजह से वो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए। अब सिर्फ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, मींस अगेंस्ट द नॉलेज है, विदाउट द नॉलेज है, या फिर अगेंस्ट द विल है, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा। इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन अपने आप में भी डिफेंस नहीं है। वो इंटॉक्सिकेशन जो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है वो कैसा होना चाहिए कि जब वो पर्टिकुलर एक्ट जिसको हम क्राइम कह रहे हैं, जिसके लिए उसको हम लायबल करना चाह रहे हैं, उस समय पर उस इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से
उसका लेवल क्या हो जाना चाहिए, ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या उस एक्ट का नेचर है, और वट एवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ। इसका मतलब पहली बात तो आप यहां से इस प्रोविजन से समझ जाइएगा कि सिर्फ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज एन डिफेंस। ठीक है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन भी कब होगा, जब उस इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का लेवल ऐसा है कि ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट और वट एवर ही इज डूइंग इज इधर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ। अब यहां पर आप देखिए, ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और इधर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, ये भी तो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से लीगल इंसैनिटी ही है, कहीं ना कहीं ये भी तो लीगल इंसैनिटी ही है, उसको पता ही नहीं, या लीगल डम्बनेस कि पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से, वहां पर मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगल इंसैनिटी डेवलप हुई थी, यहां पर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से लीगल इंसैनिटी डेवलप हुई है। ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रॉन्ग और वट एवर इज कंट्रारी टू लॉ। एक और चीज आपको यहां से पता चलती है कि सेक्शन 23 चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर एक बात और कह रहा है कि सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। हाँ, हालांकि अभी हम जब उस पे आएंगे, सेक्शन 24 के अंदर आएंगे, तब उसमें कुछ बात करेंगे, बट एज फार एज 23 इज कंसर्न, इट इज क्लियरली सेइंग दैट इंटॉक्सिकेशन, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। अब देखिए, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, किसी व्यक्ति को उसके किसी दोस्त ने, साथी ने उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसके सहमति के विरुद्ध या उसकी नॉलेज के बिना धोखे से उसको कोई स्टूपफाइंग सब्सटेंस पिला दिया या नशीला पदार्थ दे दिया। ठीक है, क्या ये अपने आप में, फिर उसके बाद उस स्टूपफाइंग या उस नशे की हालत में वो व्यक्ति जाकर किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या उसको डिफेंस मिल जाएगा? इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन तो है। चलिए मैं अपनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। इस सिचुएशन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि ए अपने एक दोस्त बी को झूठ बोलकर यह कहता है कि ले भाई कोल्ड ड्रिंक है, मगर उस के अंदर वो वाइन और भी बहुत सारी चीजें मिलाकर, नशीले पदार्थ मिलाकर उसको दे देता है। बी सारे पदार्थ को, पेय पदार्थ को कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, वहां से अपनी बाइक उठाता है, बाइक उठाकर वो मार्केट में जाता है, सब्जी लेता है, सब्जी लेते समय मोल भाव भी करता है, फिर वहां से वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता है, वहां से बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल से बच्चों को लेके वो वापस घर छोड़ के आता है। फिर वो वहां से कहां जाता है, फिर वो वहां से जाता है मंदिर में, मंदिर के बाहर से भगवान को प्रणाम करता है और फिर वो वहां से निकल लेता है। निकलने के बाद अब वो सी व्यक्ति के पास जाकर उसको गोली से उड़ाया जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ही विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 और नॉट? क्या उसको बेनिफिट इस सिचुएशन के अंदर इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलेगा क्या? वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन नहीं है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है ना, क्योंकि दोस्त ने झूठे से पिलाया, मगर क्या ही विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस और नॉट? What you will need to prove, जब भी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है यू नीड टू प्रूव सर्टेन थिंग्स, और वो चीजें क्या हैं? इन केस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, इन केस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन
इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट he was either incapable of knowing the nature of act, he was incapable of knowing, क्या incapable of knowing either the nature of act or whatever he is doing is wrong, और थर्ड कंट्रेरी टू लॉ। इन तीनों में से आपको एक चीज प्रूव करनी है कि he was unable to prove, he was unable to know, he was incapable of knowing the nature of the act or whatever he is doing is wrong or contrary to law। साकेत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर नो जवाब होगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई चाहे इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन थी मगर उसके बाद सर्कमस्टांसिस देखिए वो क्या करता है। सबसे पहले वो मार्केट में सब्जी लेके आता है, वहां पर मोल भाव भी कर रहा है, ठीक है, तो यहां से भी पता चल रहा है कि ही इज इन सेंसेस। फिर उसके बाद वो बच्चों को स्कूल से लेने जाता है, स्कूल से बच्चों को लेके घर पे ड्रॉप करके आता है, फिर वहां से फिर वो मंदिर जाता है और उसे पता है कि मैंने शराब पी हुई है, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रहा, वो मंदिर के बाहर से ही गेट से ही भगवान को प्रणाम करता है। गॉट माय पॉइंट? सो ही वॉज इन हिज सेंसेस, इट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर ही वॉज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और वट एवर ही इज डूइंग। और फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सी व्यक्ति के पास जाता है और उसको गोली से उड़ा देता है, और फिर उसके बाद ही इज क्लेमिंग द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इन द प्रोसीडिंग्स इन द केस ऑफ मर्डर। यहां पर देखिएगा डिफेंस अवेलेबल नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि ही इज जस्ट टेकिंग द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय हिज फ्रेंड एज अ एक्सक्यूज फॉर हिज well thought murder. He is just taking the intoxication caused by his friend as an excuse for the well thought murder. So in this situation the defense will not be available to the concerned person. The defense will not be available to the concerned person. ठीक है, आपको ये चीज पता चली कि प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड, ये चीज आपको जरूर से जरूर प्रूव करनी है कि जिस वजह से वो इंटॉक्सिकेट हुआ है वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। कोई व्यक्ति सेल्फ इंटॉक्सिकेट करके, मतलब बहुत सारी शराब पी ले, बहुत सारा गांजा चरस जो भी है स्टूपेफाइंग सब्सटेंस है ले वे के बिल्कुल आउट हो जाए, कंप्लीटली भंड हो जाए, चाहे उसकी सिचुएशन कैसी भी हो जाए, और फिर उसके बाद चाहे वो इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस भी हो जाए, उसको समझना है कि वो क्या कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर भी जाकर अगर वो किसी को मार आता है तब भी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट दैट द इंटॉक्सिकेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, इट शुड बी इनवॉलंटरी, इट शुड बी विदाउट द नॉलेज, इट शुड बी अगेंस्ट द विल। जब हम बात करते हैं विदाउट द नॉलेज और अगेंस्ट द विल, तो मतलब आप ये देखिएगा द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। जो ये एस्पेक्ट है ना, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज ऑल्सो इंप्लाइज द एक्शन बाय अ थर्ड पर्सन, ऑल्सो इंप्लाइज द एक्शन बाय अ थर्ड पर्सन, ऑल्सो इंप्लाइज अ, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति होगा वही तो इसको एडमिनिस्टर करेगा अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज, इंप्लाइज द एक्शन बाय अ थर्ड पर्सन। अब इसको दूसरे प्रोविजन से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो
जो मैंने अभी आपको शराबी वाला एग्जाम्पल दिया या इंटॉक्सिकेशन वाला सिचुएशन का एग्जाम्पल लिया, ए अपने दोस्त को बिना उसकी नॉलेज से, ए अपने दोस्त को बिना उसकी नॉलेज के नशा करवा देता है, स्टूपेफाइंग सब्सटेंस दे देता है, ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट कर देता है, या उसको शराब वगैरह वगैरह पिला देता है, और शराब वगैरह पिला के उसको बहुत उकसा देता है रिगार्डिंग द थर्ड पर्सन सी, कि देख उसने तेरे साथ क्या किया, उसका तेरी बीवी के साथ रिश्ता है, वो तेरे बच्चों को भी कुत्ते से कटवा रहा था, और तू जब मंदिर में गया था ना तो तुझे अपनी चप्पलें नहीं मिली थी, वो तेरी चप्पलें भी उसी ने उठाई थी, देख ले, कोई हथियार वथियार हो तो इससे बदला लेने का कुछ तो सोच, तू क्यों नहीं सोचता? अरे बुद्धू कब जागेगा तू? वो तेरे साथ इतना बुरा कर रहा है तो कुछ भी नहीं करेगा। यहां पर अगर जो कंसर्न बंदा जिसका इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो उठकर अगर सी को मार आता, अब वो मंदिर वंदिर वाली सारी सिचुएशन छोड़िए कि उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, सपोज करो सीधा यहां से उठ के घर से चाकू उठा के या लोहार के पास से चाकू वगैरह उठा के थर्ड पर्सन को मार के आ जाता, तो यहां पर कल्पेबिलिटी, इंटॉक्सिकेशन इसका क्या लेवल है आपको वो तो देखना होगा कि इसकी लायबिलिटी, मगर जिस थर्ड पर्सन ने जिसने शराब पिलाई थी उसको भी अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। गॉट माई पॉइंट? उसको भी अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर उसने एक्सप्रेसली उसको उकसाया। तो यहां पर आप देखिएगा कि क्लबिंग ऑफ 2-3 कॉन्सेप्ट हो रही है, और ऐसी ही क्लबिंग आपको हरियाणा और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर मिलने को देखने को मिल सकती है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, कि जिसने मर्डर किया वो तो हो सकता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लेके बच जाए, मगर जिसने उसे को अबेट किया, जिसने उसको शराब पिलाई और उसके बोला कि देख कब जागेगा तू, वो तेरी बीवी के साथ गलत रिश्ता करता है, तेरे बच्चों को मारता है, उसने तेरी मंदिर के बाहर से चप्पलें उठा ली, तू कब जागेगा रे? वो डायलॉग है ना, मूवी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, कब जागेगा रे तू। फिर इसके बाद अगर उठ के वो मार आता है तो जिसने उकसाया है वो अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा, इवन दो द मेन पर्सन हु हैज कमिटेड द मर्डर इटसेल्फ मे टेक द बेनिफिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर वो ये प्रूव कर पाए कि पहली बात तो इंटॉक्सिकेशन उसके अगेंस्ट विल थी, ठीक है, उसकी बिना नॉलेज के थी, मगर ये प्रूव करना होगा उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट लेने के लिए कि एट द टाइम व्हेन ही वाज कमिटिंग द एक्ट, सो कॉल्ड एक्ट, ही वाज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और व्हाटएवर ही वाज डूइंग वाज अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। गॉट माय पॉइंट? समझ आ गया आपको बिल्कुल? अब अच्छा, वो कब जागेगा रे फैजल। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 24 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 24, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज committed by a person who is intoxicated। ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, मतलब देखिए कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक स्पेसिफिक तरह की इंटेंशन और नॉलेज रिक्वायर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मर्डर का एग्जांपल लीजिए या कल्पेबल होमिसाइड का एग्जांपल लीजिए, उसमें किस तरीके की इंटेंशन चाहिए? कल्पेबल होमिसाइड का एग्जांपल लीजिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ या फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और या फिर नॉलेज चाहिए विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय टू कॉज सच एक्ट। तो मतलब कल्पेबल होमिसाइड का अगर हम एग्जांपल ले तो दिस इज वन ऑफ द काइंड विच रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेंशन और अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेंशन और नॉलेज क्या है कल्पेबल होमिसाइड? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफेंस। जैसे कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपकी दो तरीके की इंटेंशन हो सकती है, या इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरी इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। यहां पर इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं है, मगर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है, और वो बॉडीली इंजरी ऐसी है जो डेथ कॉज कर सकती है, ठीक है। दूसरा, या फिर नॉलेज विद द नॉलेज दैट इट मे लाइकली टू कॉज दैट, की नॉलेज है, अवेयरनेस है कि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हम इसी तरीके की जितने भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस तरीके के जितने भी अपराध हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेंशन या नॉलेज को रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो इंटॉक्सिकेटेड है,
अब यहां पर अगेंस्ट द विल वाली बात तो नहीं की, क्योंकि अगेंस्ट द विल वाली चीज तो चली गई 23 के अंदर। यहां हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है खुद से बुरी तरह नशा कर रहा है और खुद से बुरी तरह नशा करके वो जाके अपराध करके आ रहा है और फिर कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, कम पनिशमेंट लेने के लिए, क्योंकि नॉलेज वाला आ जाएगा तो 304 बी के अंदर वो पनिशमेंट ले लेगा, लेस पनिशमेंट ले लेगा ना, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है कि मेरी इंटेंशन तो हो ही नहीं सकती, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तो नॉलेज है, या मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मतलब कोर्ट अगर उसको लायबल करेगी तो वो कम से कम अगर एक्विट नहीं हो सकता तो हिज लॉयर विल ऑलवेज प्लीड फॉर लेसर सेंटेंस, और लेसर सेंटेंस दिलाने के लिए क्या टेक्टिक्स अपनाएगा कि इसकी हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया तो हम अज्यूम कर ही नहीं सकते जी जनाब, वी कैन नॉट अज्यूम। ये इतनी बुरी तरह, माना कि मेरे मुवक्किल ने शराब पी हुई थी, बहुत ज्यादा पी हुई थी, बुरी तरह आउट था, इसको दिन में तारे नजर आ रहे थे, तो हम इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया में कैसे रख सकते हैं? तो उसी के एस्पेक्ट में ये प्रोविजन बात करता है, इन केसेस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, उन सारे केसेस के अंदर एक एक्ट तब तक ऑफेंस नहीं है जब तक अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज। जैसे मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड का एग्जांपल दिया, विद द नॉलेज दैट इट मे लाइकली टू कॉज डेथ, और इंटेंशन, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या फिर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be, shall be मतलब mandatorily shall be liable to be dealt with in the liable to be dealt with as if, इस तरीके से he had the same knowledge as he would have had if had not been intoxicated, उसको इस तरीके से डील किया जाएगा ये मानते हुए कि उसकी सेम नॉलेज है, अगर वो इंटॉक्स जैसा सिचुएशन होती, अगर उस सिचुएशन के अंदर अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो उस लेवल की सेम नॉलेज मानते हुए उसको डील किया जाएगा, अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। मतलब ये क्या कह रहा है कि सेल्फ इंटॉक्सिकेशन के केस के अंदर वो कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है जो ऑफेंस करने के लिए स्पेसिफिक इंटेंशन चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, और वो क्राइम कर देता है, तब हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अक्यूज्ड को अगर हम इंटेंशन, अब देखिए यहां पर इफ in cases where an act is not an offense unless done with a particular knowledge, यहां पर knowledge है और intent है, किसी ऑफेंस को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेंशन या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तब अगर वो स्पेसिफिक इंटेंशन या नॉलेज नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। जैसे मैंने कल्पेबल होमिसाइड का, इसी तरह के बाकी सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे किसी ऑफेंस को कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में कर देता है, यहां पर इंटॉक्सिकेशन स्टैंड्स एज सेल्फ इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में कर देता है, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा? ही विल बी डेल्ट इफ एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। यहां पर इंटेंट मेंशन नहीं है, इंटेंट नॉट मेंशन्ड। बहुत देखिए, हमारे जो बेयर प्रोविजन होते हैं ना, हर प्रोविजन के एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लेजिस्लेचर जिन्होंने ये कानून बनाया है, या इससे पुराने वाला कानून जो 1860 का चल रहा है अभी तक, 1 जुलाई को बदला जाएगा, पागल नहीं थे वो कि ऊपर तो दे दिए दोनों वर्ड, यहां से एक वर्ड गायब कर दिया। तो इसका इंप्लीकेशन ये है कि अगर सेल्फ इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन भी है तो हम चलो मान लेते हैं कि हम ये कह देंगे कि उसकी इंटेंशन नहीं है, मगर वी विल डेफिनेटली अज्यूम नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। मतलब कोई व्यक्ति अगर सेल्फ इंटॉक्सिकेट होके मर्डर का अपराध कर देता है या कल्पेबल होमिसाइड का अपराध कर देता है,
तो डिफेंस हो सकता है ये प्रूव करने में समर्थ रहे कि भाई इसका इंटॉक्सिकेशन का लेवल ये था कि इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तब उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसकी इंटेंशन नहीं हो सकती स्पेसिफिक ऑफेंस की, मगर नॉलेज तो होगी ही होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल्फ इंटॉक्सिकेशन सच में रियलिटी में बुरी तरह आउट ऑफ द माइंड वाली सिचुएशन का है, कि वो बुरी तरह आउट हो गया है, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस में हो गया है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, फिर भी अगर वो किसी का साथ कोई अपराध कर देता है, और वो स्पेसिफिक अपराध क्या है जिसमें आपको इंटेंशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, तब उस स्थिति के अंदर हो सकता है इंटेंशन की छूट दे दे, मगर हम नॉलेज तो उसके ऊपर इंप्यूट करेंगे ही करेंगे और उसको सजा देंगे ही देंगे। आई होप यू गॉट इट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन का। एक व्यक्ति पूरा दिन काम वाम करता है, फिर उसके बाद वो शाम को थक हार के बहुत फिजिकल वर्क कर लेता है वो, तो फिर उसके बाद फिर वो मार्केट अपनी दिहाड़ी लेता है अपने ठेकेदार से, अपने डेली वेजर था वो फिर उसके बाद ठेके पर जाता है, फिर वहां से वो शराब की बोतल ले लेता है देसी। वो पीने के बाद वो बुरी तरह आउट हो जाता है, सड़कों पर कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ चलता है, गिरता हुआ चलता है, नालियों में लुढ़ता फिरता चलता है। जब वो नालियों पे सड़कों पे गिर रहा था तो ऐसे ही उलाटी मार रहा था, गुलाटी मार रहा था, ठीक है। जब वो गुलाटी मार रहा था, गलती से उसका हाथ सब्जी वाले की ठेली पर लग गया और सब्जी वाले की ठेली पर चाकू रखा था। जो वो ऐसे उसने हाथ उड़ाया, उसके हाथ में वो चाकू आ गया और उसने उस चाकू को ऐसे फेंक के मारा, और वो जब चाकू फेंका तो किसी थर्ड पर्सन की गर्दन पर जाकर लग गया और वो व्यक्ति मर गया। यहां पर देखिए इन रियलिटी में, अब इस पूरे सरकमस्टांस को आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि वेदर ही विल गेट द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, या फिर आप इसको पनिशमेंट देंगे तो क्या कल्पेबल होमिसाइड के पार्ट फर्स्ट में देंगे या कल्पेबल होमिसाइड के पार्ट थर्ड के अंदर देंगे जहां नॉलेज की बात है, या फिर कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के हिसाब से देंगे। आपका टास्क है ये 2 मिनट के अंदर फटाफट, जो भी लोग प्रेजेंट है फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, सीखा आपने, पता चला इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस किस तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर काम करता है। और जो मैंने आपसे एंड में सवाल पूछा है ना, उसका सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आपकी, और उसके साथ साथ जो आपकी फीडबैक है हमारी इस भारतीय न्याय संहिता सीरीज को लेकर, उसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। और अगर हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप के अंदर आपको वैसे भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे आपके जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन के लिए। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।